यस स्टूडेंट्स, ये हमारा डाइपोल का थर्ड टॉपिक है। हमने डाइपोल के फर्स्ट टॉपिक में डाइपोल के एक्सियल के लिए इंटेंसिटी फाइंड की थी और सेकंड टॉपिक में डाइपोल के इक्वेटर पे इंटेंसिटी फाइंड की थी। अगर आपको याद हो, एक्सियल का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2kp/r³ और इक्वेटर का आया था kp/r³। वो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्योंकि उसका हमारे पास यहाँ यूज भी है। हमारे पास एक्सियल का जो फॉर्मूला आया था वो आपको याद होगा 2kp/r³ आया था और इक्वेटर जो फॉर्मूला आया था वो हमारा आया था kp/r³। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं डाइपोल के r थीटा पे इंटेंसिटी। r थीटा पे इंटेंसिटी का मतलब क्या है वो मैं आपको इसी डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं एक डाइपोल क्रिएट करता हूँ और फिजिक्स में जब भी मैं डाइपोल की बात करूंगा मैं a पर हमेशा -q और b पे हमेशा +q क्रिएट करता हूँ क्योंकि मेरे डायग्राम बुक के डायग्राम से मैच करते। अब अगर मान लो कि वो पॉइंट P यहाँ होता तो ये क्या होता है एक्सियल पे उसका फॉर्मूला वो रहा। अगर वो P पॉइंट यहाँ होता, यहाँ इंटेंसिटी फाइंड करनी होती, वो इक्वेटर पे होता, उसका फॉर्मूला वो रहा। अगर मैं डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करवा दूं थीटा एंगल पे, तो इस थीटा एंगल पे कोई पॉइंट P है, यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी। कल को मानो डाइपोल यहाँ आ जाए, ये -q हो जाए और ये +q हो जाए, ये a' हो जाए, ये b' हो जाए, तो इसका मतलब हमें अब इस डाइपोल के इसी लाइन पे अभी इसका एक्सियल हो गया, लेकिन इस डाइपोल के हिसाब से ये इसके एंगल पे चला गया। तो इस डाइपोल के हिसाब से थीटा एंगल पे और r डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वो हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। मतलब आपका ये अगर डाइपोल ये पॉइंट P अगर इधर होता तो आप ये बोलते हैं कि एक्सियल है। अगर ये पॉइंट P यहाँ होता फिर आप ये कहते हैं इक्वेटर है। तो इसका मतलब ये आपको एक्सियल और इक्वेटर के किसी बीच में कोई एंगल के लिए इंटेंसिटी फाइंड करने को बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां पर इसका मतलब एक्सियल के हिसाब से इंटेंसिटी कितनी है 2kp/r³। इसके थीटा के हिसाब से यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी 2kp/r³ cos थीटा। अगर मैं बात करूं इस डाइपोल के इक्वेटर पे इंटेंसिटी कितनी है kp/r³, तो इसके यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा उसके साइन के हिसाब से कितनी हो जाएगी, ये इसका कोस हो गया, ये इसका क्या हो गया साइन हो जाएगा। तो यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो इक्वेटर के साइन थीटा के बराबर होगी, यानी kp/r³। इसका मतलब आपने कुल मिला के उस r थीटा पे एक्सियल और इक्वेटर के ही कंपोनेंट बना दिए। मतलब कि यहाँ पर इस एक्सियल का एक कंपोनेंट आ रहा है, वो हो गया एक्सियल पे 2kp/r³ है, उसका कंपोनेंट बन गया 2kp cos θ/r³। ऐसे इक्वेटर पे है kp/r³, तो उसका यहाँ पे कंपोनेंट आ गया, यहाँ पे kp/r³, उसका कोस यहाँ चला गया, उसका साइन यहाँ चला गया। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, वो हमारा बनेगा इस r की डायरेक्शन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो इसका मतलब जहां आपको इंटेंसिटी निकालने को बोल रहा है वो एक्चुअल में दो कंपोनेंट के रिजल्टेंट की इंटेंसिटी है। दो कंपोनेंट कौन से, एक एक्सियल के कोस थीटा की और एक इक्वेटर के साइन थीटा की। आपको उन दोनों का इंटेंसिटी रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये काम करेंगे, अगर इस वेक्टर को मैं यहाँ ले जाऊं, ये एंगल अगर अल्फा लिख दूं, ये अल्फा जो है वो इस कोस थीटा वाले कंपोनेंट और इस साइन थीटा वाले कंपोनेंट का रिजल्टेंट जो है उसके साथ एंगल है। जैसे आपने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा होगा कि P और Q तो थीटा एंगल पे थे और रिजल्टेंट जो आया था R वो किसी P के साथ एंगल बना रहा था अल्फा। तो हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2kp cos θ/r³ और kp sin θ/r³ इसका तो रिजल्टेंट निकालेंगे। फिर वो रिजल्टेंट इस 2kp cos θ/r³ से कितना ऊपर जा रहा है वो हम एंगल भी निकालेंगे। तो उसके लिए हम पहले लगाएंगे वेक्टर फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्मूला कैसे, अब ये दोनों कंपोनेंट जो है, एक तो ये कोस वाला और एक साइन वाला आपस में परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोस वाला कंपोनेंट है उसको मैं मान लो ER लिख देता हूं, वो जो साइन वाला कंपोनेंट है उसको मैं E थीटा लिख देता हूं। कुल मिला के ER² + E θ², जैसे आप बोलते हो R = √P² + Q² + 2PQ cos θ, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 है इसलिए वो खत्म हो गया। सिर्फ आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन जाएगा ER² + E θ²। अगर मैं दोनों की वैल्यू पुट करूं, तो क्या बनेगा देखते हैं। तो वैल्यू पुट करने से क्या बनेगा देखते हैं। यहां आएगा 2kp cos θ/r³ इसका स्क्वायर प्लस kp sin θ/r³ इसका स्क्वायर।
तो रूट से अगर बाहर लें तो KP/r³ स्क्वायर फॉर्म बना के बाहर आ गया, तो सिर्फ KP/r³ बन गया। यहाँ 2q² 4 cos² cos² sin²। अब अगर मैं 4 cos² के अगर मैं पूरे कर दूं 3 cos² प्लस cos² तो 4 cos² ही बनेगा। 3 cos² प्लस cos² करने का फायदा क्या है, 3 cos² अलग हो जाएंगे और एक cos² प्लस sin² 1 बन जाएगा। तो आपकी इंटेंसिटी बन जाएगी KP/r³ 1 प्लस 3 cos² थीटा। ये आपका किसी डायपोल के r थीटा पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर आपको एक्सियल बोल दे तो इसी फॉर्मूले में आप थीटा को 0 कर दो, क्योंकि थीटा अगर 0 हो गया तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा। तो यहाँ थीटा 0 करते आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2KP/r³। अगर आपका इक्वेटर बोल दे थीटा 90 कर दो, यहाँ से आपका फॉर्मूला किसका बन जाएगा, इक्वेटर का बन जाएगा। तो आपने वो फॉर्मूला फाइंड कर लिया जिससे आप किसी भी डायपोल के किसी भी एंगल पे इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टॉर्क ऑन डायपोल। यानी अगर हमारा डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उसके ऊपर एक कपल ऑफ फोर्स लगेगा जिसके उसके अंदर रोटेशनल मोशन होएगी। तो कपल ऑफ फोर्स जो रोटेशनल मोशन में काम आता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा कहीं डायपोल रखा हुआ है। मैं डायपोल को ले लेता हूँ, ये आपका डायपोल है एक ए बी, और ए पे मैं क्या रखूंगा -q, बी पे क्या रखूंगा +q। डिस्टेंस कितनी है 2a। अब इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहे हैं वो देखते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से भी पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्लस से बाहर की तरफ माइनस से अंदर की तरफ, यानी यहाँ कहीं माइनस चार्ज है, वो इस प्लस चार्ज को तरफ खींचा होगा किस फोर्स से, F=QE से। और इस माइनस चार्ज को इधर प्लस वाला खींचा होगा, वो किससे खींचा होगा, -QE से। इसका मतलब इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि A पर जो -q रखा हुआ है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो -QE है। B पर जो +q लग रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो +QE है। फोर्स देखा जाए तो इक्वल है, लेकिन किसके ऊपर लग रहे हैं, एंगल पे। जब दो आपके इक्वल और अपोजिट एंगल एक थीटा एंगल पे रहे हो, थीटा एंगल कहाँ है, इस डायपोल के बीच में और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यहाँ जो एंगल है वो थीटा है। तो आपके कपल ऑफ फोर्स जो एंगल पे लग रहे हो तो उसके बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेशन से क्या क्रिएट होता है, टॉर्क क्रिएट होता है। तो मैं टॉर्क फाइंड करता हूँ, मान लिया वो टॉर्क थीटा है, उससे टॉर्क टो है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, ये 2a है, ये थीटा है, तो यहाँ क्या आएगा 2a cos थीटा, और यहाँ परपेंडिकुलर में क्या आएगा 2a sin थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा 2a sin थीटा। और आपको पता है Q × 2a क्या होता है, P होता है, तो ये आपका बन जाएगा P sin थीटा। और आपको पता है AB sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, A क्रॉस B। वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, टो वेक्टर इज इक्वल P क्रॉस E। ऐसे फॉर्मूला आप मैग्नेटिक मोमेंट में पढ़ोगे, टॉर्क इज इक्वल M क्रॉस B। वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। यहाँ पर आया P sin थीटा, वहां आपका आएगा MB sin थीटा। यहाँ P डायपोल मोमेंट है, वहां पर आएगा M मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां B मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये फॉर्मूला बन गया P क्रॉस E, और उस चैप्टर में आप पढ़ोगे M क्रॉस B। सेम का सेम टॉपिक आपका दोबारा आएगा मैग्नेटिज्म के अंदर। हमने डायपोल के लिए इंटेंसिटी फाइंड की, उसके लिए हमने एक्सेल भी किया, इक्वेटर भी किया, r थीटा भी किया, फिर हमने डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क भी निकाला। अब हम बात करते हैं कि किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी थीटा एंगल पे घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ ए डायपोल। हम डायपोल को रोटेट करवाएंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, इस डायपोल के ऊपर फोर्स नहीं, कपल ऑफ फोर्स लग रहा है जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं। उसकी वैल्यू कितनी है, PE sin थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल के ऊपर एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है, यानी कपल ऑफ फोर्स जो रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है, उसकी वैल्यू हम बता चुके हैं, PE sin थीटा है। अब मुझे इस डायपोल को थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। मानो डायपोल को यहाँ से इतना घुमाना है, तो इस थीटा एंगल घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क निकालना है। थोड़ा सा घुमाना है d थीटा, तो d थीटा घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा, लेट कर लिया, वो वर्क जो है dw है। तो वर्क टॉर्क की फॉर्म में क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और रोटेशनल मोशन में जो वर्क आता है वो आता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना किया है, d थीटा किया है। तो यहाँ पे मैं टॉर्क की वैल्यू पुट कर दूं, PE sin थीटा d थीटा। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, मान लो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के बीच में, ये आपका स्टार्टिंग में एंगल थीटा 1 बनना था इलेक्ट्रिक फील्ड से, आपने उसको थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे घुमाया है, रोटेशन किया है। इसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कंप्लीट वर्क P बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस
थीटा 1 और थीटा 2। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो आप साइन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस बनेगा। तो यहाँ से अगर देखें, अगर लिमिट पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका फॉर्मूला बनेगा अपर लिमिट यानी कोस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट पुट से क्या बनेगा देखते हैं। पहले अपर लिमिट कोस थीटा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये आपका थीटा 1 से थीटा 2 का वर्क, रोटेशन का वर्क आ गया। अब इसके अगर स्पेशल केस देखें तो क्या बनेगा देखते हैं। अगर मैं कह दूं कि स्टार्टिंग में जो डाइपोल था वो 0 डिग्री एंगल पे था, उसको 0 डिग्री से किसी एक एंगल पे घुमाना हो, इसका मतलब अगर आपका थीटा 1 अगर 0 हो, थीटा 2 अगर आपका थीटा हो, यानी मैं कह दूं कि डाइपोल को 0 डिग्री से किसी थीटा डिग्री में घुमाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, तो cos 0 1 बनेगा और यहाँ cos थीटा आ जाएगा, तो आपका वर्क बन जाएगा पीई 1 माइनस कोस थीटा। अब मैं कह दूं 0 से 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, 0 से 180 और थीटा 2 आपका 180 है, तो cos 180 माइनस 1, माइनस 1 क्या आगे फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 2p, यानी 0 डिग्री से 90 का तो वर्क जो है वो सिर्फ p बनेगा, और 0 से 180 का जो वर्क है वो माइनस का वो प्लस का 2p बन जाएगा।